नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं पश्चिमी बंगाल की। जब से प्रतीक जैन के घर ममता बनर्जी पहुंची और कुछ फाइलें और हार्ड डिस्क लेकर वहां से निकल गई, उसके बाद से तमाम तरीके के आपने देखा होगा मीडिया का लेफ्ट वर्ग या हम कहें कि राइट विंग वाला वर्ग, दोनों एक अपने अपने तरीके से इसका राजनीतिक विश्लेषण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक जिसको हम प्रो बीजेपी मीडिया कह सकते हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो कल से लगातार जो है वो खबर ये चल रही है कि अब ममता बनर्जी फंस गई है। अब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद में अब ममता बनर्जी को बहुत जल्द जो है वो गिरफ्तार भी हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का तोता होने का आरोप वो ईडी पर पहले से ही चलता आ रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी अमित शाह को घेरा जा रहा है, ये इस वक्त जो है वो मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जब हम इसको सच्चाई के तराजू पर तोलने का प्रयास करते हैं तो इससे मैसेज क्या गया? तो एक, भारत जो है वो फेडरल कंट्री है और जब फेडरल कंट्री की हम बात करते हैं तो भारत में शक्तियां जो है वो दो तरीके से काम करती है, एक सत्ता के केंद्रीकरण से और दूसरा सत्ता के विकेंद्रीकरण से। तो एक केंद्र सरकार और दूसरा स्टेट सरकार। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेकर तीन सूचियां बनी हुई है, जिसमें एक केंद्र की है, दूसरी राज्य की है और तीसरी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो प्रावधान दिए गए हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार के फैसले और कुछ योजनाएं जो पार्लियामेंट से पास होती है, संसद से पास होती है, कोई भी राज्य सरकार उसको इनकार नहीं कर सकती। अब ऐसे में 2014 के बाद से अगर अब तक हम देखें तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल को छोड़ दे तो दूसरे कार्यकाल से एक सामान्य सी जो चीज निकल कर आई वो ये थी कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन्होंने केंद्र सरकार की उन योजनाओं को अपने राज्य में लागू होने से इनकार कर दिया और लगातार एक के बाद एक प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भी नजर आए, जिसका एक उदाहरण बना पंजाब। जिस तरीके से पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 45,000 करोड़ की सौगात लेकर आए, फिरोजपुर उनको जाना था लेकिन उससे पहले ही उनको रास्ते को रोक दिया गया तथाकथित किसानों के द्वारा। और यहीं तक नहीं, प्रोटोकॉल में उस दिन आपने देखा कि मुख्यमंत्री तक जो है वो प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। तो ये कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में। इसके अलावा दिल्ली में किस तरीके से लगातार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा के विशेष सत्र के नाम पर मजाक उड़ाया जाता था, अनपढ़ चौथी पास राजा की कहानियां सुनाई जाती थी। अब पश्चिमी बंगाल की अगर हम बात देखें तो पश्चिमी बंगाल में टकराव की जो स्थिति है 2019 के लोकसभा चुनाव से बाद से ही बनी हुई है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो आपको कुछ राजनीति में जो है वो अलग देखने को मिलेगा और 2019 के बाद कुछ अलग मिलेगा। कारण यह था 2013 से ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की सत्ता पर काबिज है और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक तरीके से अप्रत्याशित बढ़त बनाई भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से। कारण कुछ भी रहा हो, चाहे मतुआ समुदाय को नागरिकता देने का एक जो है वो प्रलोभन हो या किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं प्रलोभन, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद में वो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ गई तो ममता बनर्जी के सामने एक नई चुनौती बन गई, क्योंकि लेफ्ट पहले से ही खत्म है वहां पर लगभग 35 साल से। कांग्रेस पार्टी का वजूद क्या है वो आपको अंदाजा है ही। और फिर उसके बाद में अब उभरती हुई जो पार्टी थी वो थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव तक अगर आप देखोगे तो पंजाब की राजनीति में ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी और एक तरीके से उग्र राजनेता के रूप में उभर कर आई। तो इसमें अगर आप देखोगे तो फिर लगातार जो है वो टीएमसी के खिलाफ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना, ये तमाम तरीके की घटनाएं पूरे देश ने देखी। किस तरीके से लोगों के घर जला दिए गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। और फिर 2022 में, क्योंकि 2022 में जहां भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से लहर थी, बावजूद इसके सरकार नहीं बनी, कारण था लोगों में डर। और डर किसका?
टीएमसी के कार्यकर्ताओं का, टीएमसी के नेताओं का। और फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे, क्योंकि इसमें अगर हम कहें भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से तो गलत होगा, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष, आप उनके बयान सुनोगे, आप उनके भी जो है वो हर घटना के बाद, तो आपको अंदाजा लगेगा कि उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे जो एक पीड़ित की भूमिका में थे। तो टीएमसी का काम करने का तरीका रूट लेवल पे, ग्रास रूट जिसको हम कहें कि बूथ लेवल तक जिस तरीके की पकड़, और जो पश्चिमी बंगाल की राजनीति को जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि पश्चिमी बंगाल में आज भी किसी गांव में कोई घटना होती है तो पुलिस के बजाय पहले उसको पंचायत स्तर पर, या हम कहें कि टीएमसी के लोग जो है वो बैठकर निपटाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके का संगठन तैयार किया ममता बनर्जी ने। और फिर उसके बाद में आपने देखा एक के बाद एक, चाहे जेपी नड्डा की कार के ऊपर हमला हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को, और यहां तक ईडी के अधिकारियों को बंधक बनाना और उनके जो है वो मारपीट करना, ये सारा घटनाक्रम जो है वो पश्चिमी बंगाल में देखने को मिला। और जहां ममता बनर्जी की बात आती है तो कोयला घोटाला, अगर भारतीय इतिहास में अगर आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त कोई दूसरी पार्टी है जो लगातार, या हम कहें कि घोर भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो वो है टीएमसी। पार्थ चटर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी की पत्नी अभिषेक बनर्जी, बहुत सारे लोगों के नाम। और आप देखो कि एटलीस्ट पश्चिमी बंगाल में नहीं, केंद्र में भी महुआ मोइत्रा इसका ताजा उदाहरण, किस तरीके से महंगे महंगे गिफ्ट लेकर दर्शन हीरानंदानी के लिए संसद में सवाल पूछना। तो ये पूरे देश ने देखा कि टीएमसी की हालत और टीएमसी का काम करने का तरीका क्या है। तो इससे पहले तक, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और लगातार एसआईआर के बाद में दबाव में दिखी ममता बनर्जी, वो हाईकोर्ट भी पहुंची, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया रुकी नहीं। और उस प्रक्रिया के दौरान जो खेल निकलकर सामने आया वो ये था कि लगातार बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश बॉर्डर पहुंचे, जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत में आए थे। दूसरा जो देखने को मिला उसमें यह चीज सामने आई कि जो वोटर आईडी कार्ड जिन लोगों के बने हुए हैं उसमें कुछ ऐसे लोग, और उनकी संख्या लाखों में है, जिनके पिता की उम्र और बच्चे की उम्र में 15 साल का भी फर्क नहीं है, और जिनके दादाजी की उम्र जो है वो 40 साल है, और उसका जो पोता है वो वोट देने के लिए, या हम कहें कि वो 18 साल की आयु पार कर चुका है। और ऐसे लोग जब उनकी स्टडी की जाती है, टैली की जाती है, तो हर व्यक्ति के जो है वो लगभग 6 से 8 बच्चे, तो एक बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा करते हैं। तो ममता बनर्जी एंटी इनकम्बेंसी और साथ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई, घुसपैठियों को मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसके बाद से, और हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के उद्घाटन के बाद, तो लगता है कि ममता बनर्जी को अच्छे से पता था कि इस बार जो है वो मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो ममता बनर्जी ने एक तरीके से ईडी की जो रेड थी उसको रुकवाकर अपने कार्यकर्ताओं को यह मैसेज दिया है कि जब मैं ऐसा कर सकती हूं, मैं केंद्र सरकार से डायरेक्ट टक्कर ले सकती हूं, तो आप क्यों नहीं ले सकते। तो क्या इस चुनाव में भी 2021 के जैसे हालात हो जाएंगे, क्योंकि इशारा फिलहाल तो जो है वो इसी तरीके का मिलता है। और जब ममता बनर्जी अपनी सफाई में यह कहती है कि वो टीएमसी की चीफ होने के नाते वहां पहुंची थी, तो फिर सवाल यह खड़ा होता है कि राजीव कुमार और मनोज वर्मा वो किस हैसियत से जो है वो ईडी के वहां पहुंचे, और फिर उनको धमकाया गया। अब जब राजीव कुमार का इतिहास हम खंगालते हैं तो आपको याद होगा शारदा घोटाला, और शारदा घोटाले में राजीव कुमार की वो डायरी, जिसके लिए उस वक्त भी जो है वो ईडी ने एक रेड डाली थी, लेकिन ममता बनर्जी उसको, राजीव कुमार को बचाने के लिए सड़क पर बैठ गई थी। तो इतिहास जो है वो लगभग लगभग अपने आप को दोहराने को बेताब है, और जिस तरीके से जो किया जा रहा है, तो ये एक तरीके से केंद्र को चुनौती नहीं है, ये पश्चिमी बंगाल के लोगों के लिए एक मैसेज है कि अगर आप टीएमसी के खिलाफ जाओगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, जिसका अंदेशा आपको पहले से है 2021 के विधानसभा चुनाव लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी। अब इससे सवाल खड़ा यह होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं है, या हम यह कहें कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी वहां पर इस तरीके की बात की जा सकती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता जिनके पास सुरक्षा के लिए कोई साजो सामान नहीं है,
वो कैसे सरवाइव करेंगे, तो स्थिति 2021 के जैसी आ जाती है। और यही एक कारण था 2021 में हारने का भारतीय जनता पार्टी की सीटें जिस तरीके से, एक तरीके से जो उम्मीद लगाई जा रही थी उसके मनमुताबिक नहीं आई थी। तो इस वक्त भी वही स्थिति है। और इस स्थिति में अब सवाल यह उठता है कि भारतीय संविधान में जिस अनुच्छेद 356 का उल्लेख किया गया है, आखिर केंद्र सरकार उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? क्योंकि क्या इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अलग अलग राज्यों में सरकारें नहीं गिराई? क्या वहां पर आपातकाल नहीं लगा? और अगर वहां पर उस समय में अगर आपातकाल लगा, तो इस वक्त 2021 से लेकर अब तक जब देश की जनता, और एक तरीके से हम कहें कि जो बीजेपी का जो कोर वोटर है पश्चिमी बंगाल का, वो लगातार ये देख रहा है कि कब केंद्र सरकार ममता बनर्जी के अगेंस्ट सख्त फैसला लेगी। और जहां बात आती है कि ईडी कोर्ट में पहुंची है, तो इससे पहले आप हाईकोर्ट का नजारा देख लीजिए कि जब हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई करने को लिए तैयार नहीं है, वो उसको सुनवाई को टाल देता है। और जहां सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो जो है वो एक्शन लेना चाहिए था, उसके ऊपर सुनवाई करनी चाहिए थी, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन आंखें मूंद करके बैठा है। तो इसमें ठीक वैसे ही चलेगा जैसे हमने पहले देखा था। तो जब तक ममता बनर्जी सत्ता में है, सरकार में है, केंद्र सरकार के साथ इसी तरीके का टकराव देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो मजबूर यहां पर नजर आती है। और मजबूर इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि जब अमित शाह 7 बार जो है वो चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी की सरकार को और यह आग्रह करती हो कि जमीन एक्वायर करके बीएसएफ को दिया जाए, और उसके बावजूद जो है वो केंद्र सरकार की सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का होल्ड किस तरीके का है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।